यहां आप सीधे सीधे एल्कोहल को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द कार्बन एटम टू विच ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट इज कंसीडर्ड एज किरल कार्बन। एल्कोहल बनाएंगे तो इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है आपको? कार्बोकेटाइन। और जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है दैट मीन्स वहां पर रीअरेंजमेंट के चांसेस हमेशा अवेलेबल होते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस बोथ एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड ईस्टर इनटू एल्कोहल, whereas sodium boron hydride can reduce only aldehyde and ketone into alcohol. Hello everyone, this is नवीन शर्मा और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इससे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन, हेलोरिन के बारे में बात की थी। अच्छा, यहां सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में मैं पूरा चैप्टर भी डिस्कस करता हूं, साथ के साथ क्वेश्चन को भी डिस्कस करता हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हमें पता है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 हेडिंग्स में पढ़ते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और फोर्थ बनती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट हेडिंग है जनरल इंट्रोडक्शन और इसमें सबसे पहले मैं आपको यहां एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की डेफिनेशन को बताता हूं। देखिए जैसे ये मेरे पास वाटर है, ठीक। अगर मैं इस वाटर में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दूं, एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह पर लगा दूं एल्काइल ग्रुप, तो देखिए मुझे मिलता है यहां पर एल्कोहल। तो अब आप देखिए यहां आप सीधे सीधे एल्कोहल को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि दिस इज मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, एक और डेफिनेशन बन सकती है कि जैसे मेरे पास ये एल्केन है, अगर इस एल्केन में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया जाए तो आपको क्या मिलता है? सीधे एल्कोहल। तो मैं इसको एल्केन के ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट के रूप में भी डिफाइन कर सकता हूं। अच्छा देखिए एक और चीज, जैसे ये एल्केन का एल्काइल ग्रुप है, दिस इज एल्काइल ग्रुप, और यहां लगा हुआ है ये OH। तो OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, देन इट इज कंसीडर्ड एज एल्कोहल। तो बहुत अच्छे से याद रखिए आप लोग। देखिए 3 डेफिनेशन हो गई, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एल्केन, और थर्ड आ गई कि व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एल्केन में इस कार्बन का, दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हम लोग जानते हैं। अच्छा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। और जब इसमें एक ऑक्सीजन एटम ऐड किया जाएगा तो ये बन रहा है एल्कोहल। तो इसका मतलब एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2O, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CnH2n+1 एंड OH। ये जो मैंने आपको ये जो 2 फॉर्मूले दे दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्मूला देखिए CnH2n+2O, या मैं इसको दे रहा हूं CnH2n+1 OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कई सारे क्वेश्चंस में जनरल फॉर्मूले से भी पता करना पड़ता है कि ये कौन सी कैटेगरी का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलिए, तो ये मैंने अल्कोहल को डिफाइन किया। अब यहां देखिए, अगर मैं वाटर में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता हूं और उसकी जगह पर लगाता हूं फिनाइल ग्रुप, देखिए दिस इज फिनाइल ग्रुप C6H5, देन इट इज कंसीडर्ड एज फिनॉल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए आप लोग कि OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, OH ग्रुप is directly attached to this benzene ring, then it is considered as phenol। जब OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होता है then it is considered as phenol। बहुत अच्छे से सुन लीजिए, OH ग्रुप, भाई एल्कोहल में भी OH ग्रुप है, लेकिन दिस OH ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन से तो हम इसको मान लेते हैं एल्कोहल है ये, ठीक है। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो एल्कोहल नहीं है, दिस इज फिनॉल। अब आ जाइए आप ईथर पर। देखिए अगर मैं वाटर के दोनों ही हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दूं, दोनों हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह पर लगा दूं एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम हो गए तो आपको मिलेगा सिंपल ईथर, सिंपल ईथर, और अगर ये डिफरेंट हो गए तो आपको मिलेगा मिक्स्ड ईथर। तो इस तरह से हम लोग ईथर को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कि दिस इज डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर।
तो मैंने यहां पर वाटर से तीनों की डेफिनेशन को यहां पर आपको समझा दिया है। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पे क्लासिफिकेशन। देखिए, मैं थ्योरी को थोड़ा कैटेगरी वाइज पढ़ रहा हूं यहां पर, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। तो देखिए, अगर जैसे एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, देखिए ये रहा कार्बन एटम, एंड दिस कार्बन एटम इज अल्फा, और अल्फा कार्बन एटम से डायरेक्टली अगर मान लीजिए 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो बेटा इसे कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, या हम इसको कहते हैं टर्शरी एल्कोहल। दिस इज टर्शरी एल्कोहल। अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से लगातार 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, देखिए, देन इट इज कॉल्ड 2 डिग्री एल्कोहल, और इस 2 डिग्री एल्कोहल को ही कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप कार्बन से जुड़ा है, दिस इज अल्फा, और इससे डायरेक्टली एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देन इट इज कंसीडर्ड एज 1 डिग्री एल्कोहल, और इसी को कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बस मैं सीक्वेंस में इन चीजों को डिस्कस कर रहा हूं ताकि कहीं भी आपको रटने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए, OH ग्रुप डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज अल्फा, और अल्फा से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम जुड़ रहे हैं? 1 कार्बन एटम। दैट मीन एक चीज समझ लीजिए, दैट मीन इट इज 1 डिग्री, ये है तो 1 डिग्री, बट अल्फा का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? अल्फा का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। इसका मतलब ये एल्कोहल नहीं है, दिस इज इनॉल। क्या है ये? दिस इज इनॉल। देखिए, इन और ये OH आ रहा है, तो दिस इज इनॉल, और इसको हम लोग नाम देते हैं दिस इज विनाइल एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल। ऐसे ही देखिए लास्ट में, देखिए मेरे पास अगला कंपाउंड, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज अल्फा, अल्फा से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? 1, दैट मीन दिस इज 1 डिग्री कार्बन। अच्छा देखिए, दिस अल्फा कार्बन एटम इज sp3, दिस बीटा कार्बन एटम इज sp2। अब ये स्पेशल, दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एलाइल, तो हम लोग इसको बोलते हैं बेटा दिस इज एलाइल एल्कोहल। दिस इज एलाइल एल्कोहल। ऊपर वाला था विनाइल एल्कोहल, नाउ इट बिकम एलाइल एल्कोहल, जिसमें अल्फा तो sp3 है और बीटा है sp2। चलिए, अब यहां आप एक चीज देखिए, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा है दिस इज अल्फा, अल्फा sp3 है, एंड दिस कार्बन एटम इज बीटा, वो बीटा sp2 है। लेकिन याद रखना, हम इसको एलाइल नहीं कहेंगे, जबकि एलाइल की कंडीशन मैच हो रही है। देखो, अल्फा sp3, अल्फा sp3, बीटा sp2, बीटा sp2। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो जाती है तो हम उसको फिर विनाइल या एलाइल नहीं कहते हैं, ये बनेगा बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर ये OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होता देन इट वुड बी कंसीडर्ड एज फिनॉल। हमने पढ़ा है अभी फिनॉल की डेफिनेशन में। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग एल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। A.1 हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, कि किसी कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने OH ग्रुप हैं। अगर एक OH ग्रुप है सिंपली, तो हम इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर किसी कंपाउंड में 2 हैं तो उसे बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना है कि कभी भी जेमिनल डाई एल्कोहल नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर ये 2 OH ग्रुप हैं, ये दोनों OH ग्रुप कभी भी सेम कार्बन एटम पर नहीं आ सकते हैं। मतलब आपको हमेशा क्या मिलेगा? जेमिनल मिल सकता है, सॉरी जेमिनल तो कभी नहीं मिलेगा। जैसे एक कार्बन एटम पर मान लीजिए, एक कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप लगा भी दिए आपने, तो क्या होगा? तुरंत यहां से एक H2O वाटर मॉलिक्यूल विल रिमूव, और आपको मिलेगा यहां पर कार्बोनिल ग्रुप, ये CO ग्रुप आपको मिलेगा। तो एक कार्बन एटम पर कभी भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं आते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, यहां पर 3 है, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं? मैं या तो इसको लिख दूंगा पॉलीहाइड्रिक, 2 से ज्यादा को हमने क्या लिख दिया? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और पर्टिकुलरली लिखना चाहूं दिस इज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल।
3 OH ग्रुप हैं, दिस इज ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर चलिए आगे इसका मैं आईयूपीएसी नेम बताऊंगा, क्योंकि ये बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका है, इसका आईयूपीएसी नेम। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। देखिए अब अभी हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं उस पर इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है, और वो क्वेश्चन ये है, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल का मतलब क्या है? ऐसा एल्कोहल जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। अब एक चीज याद रखना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ये है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ गया तो ये तो फिनॉल बन गया, ये अल्कोहल नहीं है, अब दिस इज फिनॉल। ऐसे ही दिस इज फिनॉल, ये फिनॉल है। हमसे पूछा है एरोमेटिक एल्कोहल बताइए, तो एरोमेटिक एल्कोहल वो है कि ऐसा एल्कोहल जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है बट OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये रहा, दिस इज OH ग्रुप, लेकिन क्या ये बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है? नहीं, दैट मीन दिस इज एरोमेटिक एल्कोहल। सेम चीज यहां देखिए, ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्या डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है? नहीं, दिस इज एल्कोहल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन गया बी एंड सी। दिस क्वेश्चन नंबर 6 ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है उसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। अब आ जाते हैं नोमेनक्लेचर पर, मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले एल्कोहल डिस्कस कर रहे हैं पूरा, फिर फिनॉल करेंगे और फिर ईथर करेंगे। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग देखें, बेसिक सा रूल है हमारे पास। देखो सबसे पहले हम लोग पेरेंट कार्बन चेन देखते हैं। पेरेंट कार्बन चेन के लिए हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं। रूट वर्ड जैसे क्या है, जैसे अगर कार्बन एटम 1 है तो मैथ, ठीक है, ऐसे ही कार्बन एटम 2 है तो एथ, कार्बन एटम 3 है तो प्रोप, कार्बन एटम 4 है तो ब्यूट। इस तरह से ये रूट वर्ड होते हैं। अच्छा, जो कार्बन एटम पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आता वो सब क्या बनता है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रीफिक्स। जैसे मान लीजिए ये CH3 कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ तो इसका नाम होगा मिथाइल। अगर C2H5 को हमने कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया तो इसका नाम होगा इथाइल। ऐसे ही मान लीजिए अगर फ्लोरीन है और वो कार्बन चेन में इंक्लूड, फ्लोरीन तो हमेशा, फ्लोरीन क्लोरीन ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होंगे, इसका नाम होगा फ्लोरो और इसका नाम होगा क्लोरो। इस तरह से हम लोग ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं। सफिक्स, अब जैसे मैं एल्कोहल पढ़ रहा हूं तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? OH, और इसके लिए सफिक्स आता है ऑल। ये मैंने आपको एक बेसिक सा थंब रूल बता दिया। अब हम लोग इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मेंशन है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई और रिफ्रेशर या कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कि आईयूपीएसी नेम बताइए इसका। तो आईयूपीएसी नेम का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लें। तो पेरेंट कार्बन चेन कैसी होनी चाहिए? पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। ये है फर्स्ट रूल फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नेम। तो चलिए पहला काम हम यही करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन बना लेते हैं इसको। ये पेरेंट कार्बन चेन है, ठीक है। अब हमको करनी है नंबरिंग। नंबरिंग आप देखिए कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप के बाद होती है मल्टीपल बॉन्ड की, और मल्टीपल बॉन्ड के बाद होती है सब्स्टिट्यूएंट की। तो यहां पर देखिए एक तरफ तो मेरे पास आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, OH इज फंक्शनल ग्रुप, और यहां आ रहा है क्लोरो। हमेशा याद रखना हेलोजन एटम इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? फंक्शनल ग्रुप की। तो देखिए यहां पर मैं इसको नेमिंग दूंगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। तो अब देखिए ये मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई, हमने नंबरिंग दे दी है। अब इसके बाद आएगा आईयूपीएसी नेम को लिखना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसका आएगा? सब्स्टिट्यूएंट का। किस पोजीशन पर? 5 पर। तो 5 क्लोरो, देखिए मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, दिस इज 5 क्लोरो, ठीक। अब आएगा पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है? 6, हेक्स। अच्छा कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, एन, AN। अच्छा ई मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ रहा है सेकंड पोजीशन पर, ऑल। तो इसका नाम हो गया 5 क्लोरोहेक्सेन 2 ऑल। दिस थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 क्लोरो
हेक्सेन टू ऑल। दिस इज द आईयूपीएसी नेम फॉर दिस गिवन कंपाउंड। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। देखो मैं अभी जैसे हम लोग ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टाइप का क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछा जाता है। चलिए, सबसे पहला काम क्या है, पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना। ठीक है, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड है तो वो इंक्लूड होना चाहिए। तो देखिए इन सब रूल्स को देखते हुए मैं पेरेंट कार्बन चेन बना रहा हूं, इसको, ये बन गई पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन में अब नंबरिंग करिए। देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, इस जगह से, दिस इज 1 2 3 और ये 4, देखो सेकेंड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है और थर्ड पोजीशन पर आ रहा है OH ग्रुप। लेकिन अगर मैं नंबरिंग कर दूं दूसरे एंड से, यहां से, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पर OH, सेकेंड पोजीशन पर OH और मल्टीपल बॉन्ड को भी सेकेंड पोजीशन मिल रही है। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमको ये चेक कर लेना है कि किस तरफ से नंबरिंग करने पर हमको जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा फॉलो हो रही है। तो देखिए इसमें आपके पास सब्स्टिट्यूएंट क्या बन गया, सेकेंड पोजीशन सॉरी थर्ड पोजीशन पर इथाइल, देखिए 3 इथाइल, रूट वर्ड क्या आ जाएगा, ब्यूट। अब देखिए इस कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है किस पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, देखिए ब्यूट 2 इन, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंटेड कार्बन एटम 2 और 3 के बीच में, तो हम डबल बॉन्ड को किस पर मान के चलेंगे, 2 पर, ब्यूट 2 इन, और ये बन जाएगा 1,2 डाई ऑल। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और आईयूपीएसी नेमिंग के जो क्वेश्चंस है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हेलो एल्केन और हेलोरीन वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लिसरॉल। अब इसको समझिए, ये कॉमन नेम का क्वेश्चन दे दिया कि ग्लिसरॉल दे रखा है आपको, ग्लिसरॉल इज ए कॉमन नेम, आप इसकी स्ट्रक्चर बनाइए पहले। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर है ये, दिस इज ग्लिसरॉल। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखता हूं, देखिए तो इसका आईयूपीएसी नेम है, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन देख लें, दिस इज पेरेंट कार्बन चेन, कार्बन एटम 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो ये बनता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड आ रहा है एन, 1,2,3 ट्राई ऑल। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखिए जनरल इंट्रोडक्शन में ही सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, फिर हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देखा है, फिर हम आ गए आइसोमेरिज्म पर। तो आइसोमेरिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो आइसोमेरिज्म आप लोग जानते ही हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो दो तरह की आइसोमेरिज्म है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन सबको आप जानते हैं कि कार्बन चेन डिफरेंट होती है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट होते हैं। फंक्शनल में यहां पर फंक्शनल ग्रुप में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो बदल जाता है। तो मैं यहां पर आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। और यहां आ जाइए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। अब ये जो ऑप्टिकल टर्म है इसका सीधा सा मतलब है, अगर किसी कंपाउंड में किरल कार्बन एटम है, किरल कार्बन क्या है, जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं, उस कार्बन एटम को कहते हैं किरल कार्बन। द कार्बन एटम टू विच ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट इज कंसीडर्ड एज किरल कार्बन। किरल कार्बन को ही कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। और अगर किसी कंपाउंड में किरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा या प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। क्लॉकवाइज है तो डी, एंटी क्लॉकवाइज है तो एल। इस तरह से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। देखिए
राइट ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एल्केन का फॉर्मूला होता है, देखो CnH2n+2, और अगर आप इसमें एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर दें तो ये बन जाता है CnH2n+2O। दिस इज एल्कोहल। और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C4H10O। आपको इसके सभी पॉसिबल एल्कोहल के स्ट्रक्चर बनाने हैं यहां पर, एल्कोहल के। ध्यान ध्यान से सुनिए। तो जब भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है और आपको उसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं, तो देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं इसमें। हम लोग सबसे पहले बनाएंगे चेन आइसोमर, चेन, फिर बनाते हैं पोजीशन आइसोमर। अच्छा, फंक्शनल मैं आपको बता दूं, यहां एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर होता है ईथर, लेकिन यहां पर आपसे पूछा है कि आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल, ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल, इसका मतलब आपसे फंक्शनल आइसोमर की बात उसने नहीं करी है। तो चेन आइसोमर बनाते हैं, फिर बनाते हैं पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर और फिर उसके बाद पोजीशन आइसोमर्स। ये क्वेश्चन आ चुका है देखिए 2 बार, और एक 2 बार तो ये आया है C4H10O, बाकी का C5 वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बनाया, देखो 1 2 3 4, और यहां मैंने ले लिया एक OH ग्रुप। मैं कार्बन स्केलेटन बना रहा हूं। अच्छा देखिए, एक पॉइंट और याद रखिएगा, IUPAC नेम हमेशा लिखना है आपको। जब भी आप लोग आइसोमर वाला क्वेश्चन करेंगे तो उसका IUPAC नेम साथ के साथ लिखेंगे। तो बेटा ये बनता है ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। अब इसका चेन आइसोमर बनाना है, इसका मतलब कार्बन चेन को डिफरेंट कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूं, देखो 3 की कार्बन चेन बनाता हूं, एक साइड चेन कर देता हूं और एक OH ग्रुप। OH ग्रुप की पोजीशन नहीं चेंज कर रहा अभी मैं। तो ये मिल गया आपको, देखो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अच्छा अब देखिए, मेरे पास चेन आइसोमर आ गए हैं 2, एक आ गया ब्यूटेन 1 ऑल और एक आ गया है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अच्छा, क्या मैं कार्बन चेन 2 की बना सकता हूं? नहीं, कार्बन चेन 2 की यहां पर नहीं बनेगी। अब आया ये पोजीशन आइसोमर पे, यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, देखो कार्बन एटम 1 पर। तो मैं यहां बना देता हूं इसका पोजीशन आइसोमर, ये बना देता हूं, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल। अच्छा, क्या मैं यहां पे ब्यूटेन 3 ऑल कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पर OH ग्रुप लगाऊंगा तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो ब्यूटेन 1 ऑल का पोजीशन आइसोमर क्या बन गया? ब्यूटेन 2 ऑल। अब इधर आ जाइए, यहां OH की पोजीशन चेंज कर दूं मैं, यहां लगा दूं इसको, तो ये मिल जाएगा आपको 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो इस तरह से हम टोटल 4 पॉसिबल एल्कोहल बना लेते हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। अगर वो पूछता कि ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बनाइए, फिर हम ईथर को भी चेक करते हैं यहां पर, लेकिन आपसे केवल एल्कोहल का पूछा गया है, इसीलिए आपने एक चेन आइसोमर 2 हो गए इसके और 2 हो गए पोजीशन आइसोमर, टोटल आइसोमर हो गए 4। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसी तरह का एक क्वेश्चन देखो आपके पास है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, CBSE 2020 में इसको पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन, ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल में से कौन किरल है और क्यों? तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ब्यूटेन 1 ऑल की स्ट्रक्चर देखो, दिस इज कार्बन एटम, इससे मैंने जोड़ दिया एक OH ग्रुप, OH ग्रुप को ऐसे जोड़ते हैं, देखिए एक H जोड़ देना है यहां पर और बाकी के कार्बन एटम, एक और H, और ये हो गया CH2 और ये CH3। देखो ये है ब्यूटेन 1 ऑल का फॉर्मूला। अच्छा देखना, इस वाले कार्बन एटम को देखिए आप, इस वाले कार्बन एटम को, क्या इस वाले कार्बन एटम से चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़ रहे हैं क्या? नहीं, दैट मीन दिस इज ए किरल कंपाउंड, ए किरल, ए किरल है, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे ही आ जाइए ब्यूटेन 2 ऑल पर, देखिए दिस इज कार्बन एटम, एक हाइड्रोजन जोड़ के रखिए, एक OH जोड़ के रखिए।
ठीक है। अच्छा, ब्यूटेन 2 ऑल है, इसका मतलब यहां पर एक लगा दीजिए CH3 और यहां लगा देते हैं CH2CH3। अब इस वाले कार्बन एटम को चेक करिए जरा। इस वाले कार्बन एटम से चारों ग्रुप आप देख पा रहे हैं डिफरेंट है। देखिए, दिस इज हाइड्रोजन, OH, मिथाइल, और दिस इज इथाइल। तो दिस कार्बन एटम बिकम किरल कार्बन। और अगर किसी कंपाउंड में किरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या होगा कि वो या तो डी आइसोमर होगा या वो एल आइसोमर होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। क्वेश्चन एक ये भी बनता है, आपको ऐसे लिखा हुआ है प्लस माइनस और ब्यूटेन 2 ऑल, और ये बोला जाता है कि दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड में। देखिए, ब्यूटेन 2 ऑल के आगे ये प्लस माइनस, प्लस का मतलब होता है क्लॉकवाइज और माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है कि 50% सॉल्यूशन तो क्लॉकवाइज है और 50% सॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब दिस इज ए रैसेमिक मिक्सचर, और रैसेमिक मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको दो जो क्वेश्चन को ज्वाइंट कर दिया। एक तो पूछा है कि इसमें ब्यूटेन 2 ऑल ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें किरल कार्बन है। दूसरा आपसे ये वाला पार्ट पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है रैसेमिक मिक्सचर के बारे में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब यहां पर हमारे पास आएगा, देखिए हमने जनरल इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया है, जनरल इंट्रोडक्शन हमने पूरा कर लिया। अब सेकंड हेडिंग बनती है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग अलग अलग कंपाउंड से एल्कोहल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी मैंने सेलेक्टेड प्रिपरेशन को रखा है। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पहले एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, बहुत सारे कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। लेकिन अभी क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक पास में ही है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, केवल वही इंपॉर्टेंट जीएमपी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिनसे आप अपना बोर्ड एग्जाम को अच्छे से लिख सको। तो देखिए, फर्स्ट जीएमपी है हमारे पास कि हम एल्कीन से एल्कोहल बनाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, एल्कीन से एल्कोहल बनाने के दो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, देखो मेरे पास एक एल्कीन है, दिस इज प्रोपीन, ठीक है, और इस प्रोपीन की मैं कर रहा हूं हाइड्रेशन, दिस इज हाइड्रेशन या हाइड्रोलाइसिस। तो हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहां पर इस पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा, ठीक। और हम लोग जानते हैं एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले कौन अटैक करेगा? डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर इंटरमीडिएट बनता है, देखना ध्यान से, कार्बोकैटायन। एल्कीन से एल्कोहल बनाएंगे तो इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है आपको? कार्बोकैटायन। और जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है दैट मींस वहां पर रीअरेंजमेंट के चांसेस हमेशा अवेलेबल होते हैं। अब यहां पर अगले स्टेप में OH जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा CH3CHOH और यहां पर CH3। ये आपको मिला है एल्कोहल अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। याद रखना, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन का सिंपल हाइड्रेशन अगर हम लोग कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। अब यही रिएक्शन देखना ध्यान से, अगर मैं प्रोपीन की रिएक्शन कराता हूं BH3 के साथ, BH3 या हम लोग इसको बोलेंगे B2H6 डाइबोरेन, और इसके साथ में अगर मैं H2O2 लेता हूं तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म हम लोग सेपरेटली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहां मैं आपको केवल और केवल रिएक्शंस बता रहा हूं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। मैकेनिज्म अलग से हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहां क्या होगा, देखिए दिस पाई बॉन्ड विल डीलोकलाइज्ड एज, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। मतलब क्या हुआ, टर्मिनल वाले कार्बन पर देखना ध्यान से, ये बन जाएगा CH3 CH2 एंड CH2OH। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट। टर्मिनल कार्बन पर अगर OH लगाना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर नॉन टर्मिनल कार्बन पर, देखिए दिस इज नॉन टर्मिनल कार्बन,
अगर इस पर OH लगाना है तो सिंपल हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये करना है आपको, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कन्वर्जन में आपको कौन सी रिएक्शन यूज करनी है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा आता है बेटा फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से हमको एल्कोहल बनाना है। देखिए तो हेलो एल्केन हम जानते हैं, हेलो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है NSR। हेलो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है NSR। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा RCl और इसकी रिएक्शन करा दूं मैं एक्वस KOH के साथ में। देखिए दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, देखो आपको फाइनली मिल जाएगा ROH। तो ये हो गया सेकंड GMP। हमने पहला बनाया एल्कीन से, दूसरा बनाया हेलो एल्केन से। नाउ कम टू दी थर्ड वन। देखिए अब हमको बनाना है कार्बोनिल कंपाउंड से। अब हम लोग ये जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं जो बता रहा हूं। देखो ये मेरे पास है एल्केन, अगर मैं एल्केन का ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे मिलता है एल्कोहल। मैं इसको RCS3 कर देता हूं, मेरे को मिलेगा एल्कोहल। अगर मैं एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता हूं तो मुझे मिलता है एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता हूं तो मुझे मिलता है एसिड, मुझे मिलेगा एसिड। अब देखना जरा, अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, एल्कोहल। तो मुझे यहां पर्टिकुलरली कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करना है, रिडक्शन। और रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड है, ठीक है। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज ऑल्सो ए ऑप्शन, निकिल के साथ H2, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो यहां पर देखिए मेरे पास मान लीजिए ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करा दूंगा। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, और ये मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन, जिसे हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। तो ये मेरे पास हो गया थर्ड मेथड। अच्छा अब ये वाला मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखना जरा, एक मेथड तो बड़ा सिंपल है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इसका कर दो ऑक्सीडेशन, तो ये बनता है देखिए ROMgX। अब इसका कर दीजिए हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पे कुछ इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, यहां पर H यहां पर OH, तो आपको यहां मिल जाएगा ROH। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप पूरी स्लाइड को एक साथ में देख सकें। देखिए देखिए कुछ इस तरह से देखिए आप, मैं एक बार दोबारा से समराइज करता हूं इसको। देखो ये मेरे पास एल्कीन, एल्कीन का एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन करिए, एल्कोहल मिल रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं देखिए तो आपको मिलेगा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अगर आप हेलो एल्कीन से करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रेजेंस में करा दीजिए RCl एक्वस KOH, एल्कोहल मिलेगा आपको। कार्बोनिल कंपाउंड का सिंपल क्या करना है, रिडक्शन करना है, तो एल्कोहल मिलेगा। ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक मेथड तो ये बता दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्सीडेशन करिए आपको एल्कोहल मिल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और उसी पर क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको थोड़ा अलग अलग से स्लाइड में मैं बताता हूं। देखिए वो मैं अलग से एक स्लाइड में बताता हूं। देखो ये है मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड, ये है मेरे पास कोई भी एक नॉर्मल एल्डिहाइड, और ये है मेरे पास कोई भी नॉर्मल कीटोन। दिस इज मिथेनल और दिस इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड यही है, और इसी को कॉमन नेम में बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज नॉर्मल एल्डिहाइड, कोई भी हो सकता है ये, एंड दिस इज कीटोन। अब देखिए मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसमें जो एल्काइल ग्रुप है इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इट इज हाईली प्रोटोफिलिक, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है NAR,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एक चीज देखिए, दिस पाई बॉन्ड विल डिलोकलाइज एज कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो यहां से दिस आर न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन। देखना ध्यान से, तो आपको मिलने वाला है देखो H C H, यहां कार्बन से क्या जुड़ जाएगा R, और नीचे ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इससे जुड़ जाएगा MgX। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन आया है दिस, ये पोर्शन आपको मिला है एल्डिहाइड से। ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा किससे मिला है? एल्डिहाइड से। अब हम लोग इसका कर देंगे क्या? ऑक्सीडेशन। हम इसका कर देंगे हाइड्रोलाइसिस, कुछ इस तरह से HOH। तो आपको फाइनली मिलने वाला है देखो R, दिस इज CH2, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? H। तो आपको मिल गया बेटा ये 1 डिग्री एल्कोहल। इस 1 डिग्री एल्कोहल में ये CH2O वाला जो पोर्शन है ये आया है एल्डिहाइड से। याद रखिएगा, एल्डिहाइड से कौन सा पोर्शन आया है? CH2। अब ये मेरे पास एल्डिहाइड आ गया, देखो दोबारा। अब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन मैं करा देता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अब देखें यहां, तो देखो R कार्बन और नीचे ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव यहां जो, अच्छा इस वाले R को मैं थोड़ा बॉक्स में दिखा देता हूं। ये एल्काइल वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R रहेगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R ये रहा, और नीचे क्या जुड़ गया? MgX। अच्छा, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे आप, तो हाइड्रोलाइसिस करने पे ये मिलेगा देखो आपको, दिस इज OH। अब इसमें ये वाला जो आ रहा है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। अब ये वाला जो पोर्शन आया देखो नीचे वाला, ये वाला पोर्शन कहां से आया? एल्डिहाइड से। तो कुल मिलाकर अब यहां मैं अगर इस एल्कोहल की डिग्री पता करूं तो दिस एल्कोहल इज 2 डिग्री एल्कोहल। अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो आप फॉर्मेल्डिहाइड यूज करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो नॉर्मल एल्डिहाइड। और अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 3 डिग्री एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कीटोन। देखो अब मैं इसको डायरेक्ट बताता हूं, देखो ये तो कीटोन वाला पोर्शन है, एक R लगा दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और नीचे ऑक्सीजन पे लगा दीजिए H, तो आपको क्या मिल गया? 3 डिग्री एल्कोहल। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। हमने इंपॉर्टेंट 4 GMP देखी हैं, एल्कीन से, हेलो एल्केन से, कार्बोनिल कंपाउंड से और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कोहल। अब देखो यहां पर एल्काइल हैलाइड को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एल्कोहल में। इसका मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पूछी गई है। एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो बोर्ड तो बहुत आसान है आपके लिए। अब देख लीजिए यहां पर कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक बार में क्लिक। नेक्स्ट देखें, अब देखिए ये कुछ जीएमपी से रिलेटेड क्वेश्चन, मैं जैसे मैंने बताया था आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने वहीं पर इंक्लूड कर दिए हैं। अब ये क्वेश्चन में देखिए NaBH4 क्या है? NaBH4 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या काम है इसका? ये एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके कहां तक लेकर आएगा? एल्कोहल तक लेकर आएगा। अच्छा अब देखिए ये वाला पोर्शन क्या है यहां पर? दिस इज ईस्टर। दिस इज ईस्टर पोर्शन। अब मैं आपको एक पॉइंट जो बता रहा हूं वो याद रखिएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड और कीटोन को तो रिड्यूस करता ही है, साथ में एसिड और ईस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। किसमें? एल्कोहल में। लेकिन NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है एल्कोहल में, ये एसिड और ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस बोथ एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड ईस्टर इनटू एल्कोहल, whereas sodium boron hydride can reduce only aldehyde and ketone into alcohol। देखिए तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन पे तो कोई चेंज नहीं होने वाला। ये वाला पोर्शन क्या है? दिस इज कीटोन, इसको रिड्यूस कर दीजिए आप, कीटोन का रिडक्शन होकर क्या बनेगा? एल्कोहल। और इस वाले पोर्शन को एज इट इज रखिए,
क्योंकि सोडियम बोरोन हाइड्राइड कैसा है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा यहीं पर अब मैं आपको बता दूं, अगर यहीं मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लेता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको क्या मिलने वाला था, देखिए आपको मिल जाता, इसका तो रिडक्शन होना ही था, अब इसका भी रिडक्शन हो जाता और ये आपको मिल जाता, देखिए दिस इज CH2OH प्लस C2H5OH। इस तरह से आपको ये मिल जाता, इस वाले पोर्शन को भी ये रिड्यूस कर देता। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दिस इज, इसका नाम बता सकते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन में आएगा ये। दिस इज साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन हो रही है मीथेनल के साथ में, मीथेनल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। तो देखो मैं यहां पर इसको थोड़ा ओपन करके लिख देता हूं, दिस इज साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन हो रही है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, ये लीजिए दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, अब देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका बेसिक बताया था आपको, क्या करना है आपको, देखो ये वाला जो पोर्शन है ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, ये वाला जो पोर्शन है ये जुड़ जाएगा कार्बोनिल कार्बन से, देखो जरा, तो इसको मैं CH2OH कर देता हूं पहले से, CH2OH, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा ये, आपको मिल जाएगा ये साइक्लो, सिंपली दिस इज एल्कोहल, IUPAC ने बाद में देख लेना, दिस इज एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल आपको यहां पे मिल जाता है। ऐसे ही देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये आपको दे रखा है कीटोन, साइक्लोहेक्सेनोन, दिस इज कीटोन, और कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ कराओगे क्या मिलेगा, 3 डिग्री एल्कोहल। बात आ रही है समझ में, यहां क्या होने वाला है, देखो ये कीटोन पर, देखो मैं एडिशन करा दूं, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, CH3 पर नेगेटिव, देखिए जरा कुछ ऐसे बनेगा, ये कार्बन पर पॉजिटिव है, इसका मतलब यहीं पर क्या जुड़ जाएगा, CH3, और यहां OMGBr बनेगा, ये OH हो जाएगा, दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल, ये लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखें आप, यहां पर आपको ये दिया है फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड से डायरेक्ट दे दिया एल्कोहल, और फिर आपसे पूछा है कि बताइए ग्रिग्नार्ड रीजेंट कौन सा होगा। इसी तरह का क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, बोर्ड में आते हैं ये। अब देखना जरा, ये वाला पोर्शन तो एल्डिहाइड का है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, देखो यहां पर ये बताया था, यहां ये वाला पोर्शन तो एल्डिहाइड का है, और बाकी का जो एल्काइल ग्रुप बचा हुआ है दिस वन, ये आया है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। तो यहां पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट कौन सा होगा, देखिए एल्काइल ग्रुप तो मिल गया आपको, ये रहा एल्काइल ग्रुप, और यहां पे आपको लगा देना है MgBr, ये लीजिए, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट, अब थर्ड कैटेगरी बनती है फिजिकल स्टेट, यहां पर हम लोग वही इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेट और फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में, बहुत ध्यान से देखिए, C1 से लेकर, मतलब एल्कोहल जिसमें कार्बन एटम 1 है से लेकर कार्बन एटम 11 तक, दे आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, और कार्बन एटम 12 से ऑनवर्ड्स दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि नो एल्कोहल इज फाउंड इन गैस फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो एल्कोहल इज फाउंड इन गैस फॉर्म। इसका रीजन पूछने को आता है कि कोई भी एल्कोहल गैस फॉर्म में क्यों नहीं पाया जा रहा, तो इसका कारण है कि एल्कोहल डू, देखिए एल्कोहल शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए यहां पर एक एल्कोहल, दिस इज 1 एल्कोहल मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड एल्कोहल मॉलिक्यूल, और एल्कोहल एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से कोई भी एल्कोहल गैस फॉर्म में नहीं पाया जाता। 1 मार्कर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, फिजिकल स्टेट पर यह क्वेश्चन आता है आपके यहां। अब आ जाइए बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पर, देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का एक सीधा सा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है,
boiling point, melting point directly proportional to molecular weight and inversely proportional to number of branch. जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और अगर मान लीजिए हमारे पास आइसोमर्स हैं तो उसकी जितनी ब्रांचिंग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, उतना ही छोटा होगा। अब आ जाइए सॉल्युबिलिटी पर। तो देखिए एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। क्यों है वाटर में सॉल्युबल देख लीजिए यार, ये एक एल्कोहल, ठीक है, और ये लिखा मैंने पानी, पानी जल। यहां देखिए पानी और एल्कोहल के बीच में क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेस, एज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेस देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी को ऐसे लिख देता हूं मैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, और एल्काइल ग्रुप होता है हाइड्रोफोबिक। तो एज द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस। और एक बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है टॉक्सिसिटी। ये क्या है देखिए, टॉक्सिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मॉलिक्यूलर वेट। मतलब जो एल्कोहल हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं उनकी टॉक्सिसिटी ज्यादा है। बट देयर इज वन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है इसमें देखिए, और वो एक्सेप्शन क्या है कि मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट देखो, फॉर्मूला है CH3OH और इथेनॉल का है C2H5OH, C2H5OH। इसका हो गया 32 ग्राम और इसका है 46 ग्राम। तो इथेनॉल इज हैवियर देन मिथेनॉल, बट एक्सेप्शनली मिथेनॉल इज फाउंड टू बी मोर टॉक्सिक देन इथेनॉल। ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। टॉक्सिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, तो इथेनॉल शुड बी मोर टॉक्सिक, बट एक्सेप्शनली यहां पर मिथेनॉल इज फाउंड टू बी मोर टॉक्सिक। और इसकी टॉक्सिसिटी का हम लोग बेनिफिट लेते हैं। वो कैसे लेते हैं देखिए, कि रिसर्च लेबोरेटरीज में जो इथेनॉल प्रोवाइड किया जाता है वो है एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब क्या है, 100% प्योर एल्कोहल। अब इस एल्कोहल का तो मिसयूज किया जा सकता है, तो 100% एल्कोहल में वो क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर देता है। इसमें मिलाते हैं पायरिडीन, पायरिडीन बिटर टेस्ट देता है। और इसमें मिलाते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल है डेंजरस, क्योंकि इससे थोड़ा सी भी अगर ये मिथेनॉल किसी व्यक्ति के शरीर में जाए तो ब्लाइंडनेस कॉज करता है और इवन डेथ भी कॉज कर सकता है। तो कुल मिलाकर एब्सोल्यूट एल्कोहल को अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बनाने के लिए ये सारी चीजें उसमें मिक्स कर दी जाती हैं। और अब ये जो मिक्सचर आपको मिलता है, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड डीनेचर्ड एल्कोहल, ताकि इसका मिसयूज ना किया जा सके। क्योंकि देखिए रिसर्च स्कॉलर्स को एल्कोहल दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन अगर उसका मिसयूज हो गया तो वो रिसर्च वाला पर्पस अधूरा रह जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, जो एल्कोहल लेबोरेटरी में प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें कॉपर सल्फेट, पायरिडीन और मिथेनॉल की मिक्सिंग कर दी जाती है, ताकि वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज ना किया जा सके। तो ये सब कुछ था फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी था इंपोर्टेंट, एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर का था कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ क्यों घट रही है, और एक था कि नो एल्कोहल इज फाउंड इन गैस फॉर्म, वो वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ डिस्कस किए हैं। एल्कोहल में अब इंपोर्टेंट हेडिंग आती है, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग 4 कैटेगरी में पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। देखो मैं ये जो सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज बना रहा हूं ये बिल्कुल है हमारी वही जो सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते हैं, बस यहां पर एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चीजों को कम कर दिया है। जो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं या जो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं दैट इज फॉर नीट और जेई पर्पस, उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। यहां पर हम लोग सेलेक्टेड वही रिएक्शन क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ
ओ एच बॉन्ड। अब सीधे सीधे एक चीज देखिए आप, एल्कोहल में ये बॉन्ड ब्रेक होना है, तो डेफिनेटली इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है, ये इंटरमीडिएट है न्यूक्लियोफाइल, और ये निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या है कि एल्कोहल इस तरह की रिएक्शन जो शो करेगा तो उसमें एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखो यहां पर, एक मिनट, तो यहां पर एल्कोहल का एसिडिक नेचर हम लोग देखें, मैं यहां पे एक क्वेश्चन ही करा देता हूं आपको। ये मेरे पास एल्कोहल, ये मेरे पास फिनॉल, और ये मेरे पास वाटर। इस तरह के कई क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाते हैं। अब इनका मुझे एसिडिक नेचर कंपेयर करना है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए एक यूनिवर्सल तरीका है, मेथड है, कि आप इसमें से H+ निकाल दीजिए, जो एक्टिव हाइड्रोजन है आप उसको निकाल दीजिए। देखिए यहां से ये वाला H निकाल दीजिए H+, यहां से इस वाले H+ को निकाल दीजिए, यहां से इस H+ को निकाल दीजिए। अब जब किसी कंपाउंड में से H+ निकल जाएगा तो जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो देखिए दिस इज RO-, ये बनने वाला है, जिसे हम देखिए इसे कहते हैं हम एल्कोक्साइड, इसे कहते हैं हम फिनॉक्साइड, और इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड। अब इन तीनों इंटरमीडिएट में से, अब आप एक चीज कॉमन है इसमें, सबके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। इन तीनों इंटरमीडिएट में जिस इंटरमीडिएट के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को चेक करो, और यहां पर एल्कोक्साइड के केस में क्या हो रहा है, देखो इस एल्काइल ग्रुप का लग रहा है +I इफेक्ट, तो ये तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां पर ये है बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है इसके साथ में, तो दिस नेगेटिव विल पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, तो यहां पर ये घटेगा। यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिसका आई इफेक्ट क्या है, 0, सिंपली इसका आई इफेक्ट क्या है, 0 है। तो सबसे कम नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है, सबसे कम नेगेटिव चार्ज आ रहा है फिनॉक्साइड पर। ठीक, इसका मतलब दिस इंटरमीडिएट इज द मोस्ट स्टेबल, ये इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल है, और जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसका रिएक्टेंट उतना ही रिएक्टिव होगा। इसका मतलब इन सब में से फिनॉल इज मोस्ट एसिडिक, फिनॉल इज मोस्ट एसिडिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसीलिए अब मैं यहां पे आपको बता देता हूं, देखो एल्कोहल और फिनॉल को अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो इसके लिए आप सिंपल लिटमस पेपर टेस्ट भी लगा सकते हैं, एल्कोहल और फिनॉल को, क्योंकि एल्कोहल will not give litmus paper test. Phenol will turn the blue litmus into red color. Blue litmus into red color. तो that's why, और एक चीज और बताऊं इंपोर्टेंट, कि फिनॉल इज 1 million times more acidic than alcohol. फिनॉल एल्कोहल से 1 million times more acidic है। तो ये मैंने A.1 आपको बताई, एसिडिक नेचर। नेक्स्ट कम टू दिस इज A.2, रिएक्शन विद मेटल्स। अब देखो एल्कोहल के पास एक्चुअली में जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज एक्टिव हाइड्रोजन। whenever it reacts with the reactive metal, this reactive metal will displace this active hydrogen, और यहां आपको मिल जाता है सोडियम एल्कोक्साइड, और यहां से हाइड्रोजन गैस ये डिस्प्लेस हो जाती है। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, देखो इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। बहुत ध्यान से सुनिए, ये रिएक्शन इंपोर्टेंट है और कई जगह पर यूज होती है। देखना मैं क्या करूं, देखो मेरे पास एक एल्कोहल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं आपको, देखना ये मैंने लिया बेटा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने सोडियम के साथ। तो नो डाउट अब आप ये रिएक्शन बता सकते हैं कि यहां पे क्या बनने वाला है, यहां पर बनेगा सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। दिस इज सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा मान लीजिए मेरे पास एक हेलो एल्केन है CH3Cl, और इसकी रिएक्शन मैं करा दूं इस सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ में।
सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ में। अब एक चीज देखिए, आप जानते हैं हेलो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि इस वाले रिएजेंट में जो न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन है, न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन क्या है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये वाला। तो दिस विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है? देखो CH3 ये रहा, और ये मिल गया आपको, देखिए दिस इज मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। आपको ये ईथर मिल गया। दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। दिस हेलो एल्केन मस्ट बी 1 डिग्री। ये 1 डिग्री ही होनी चाहिए हेलो एल्केन। अगर आपने इस रिएक्शन में देखो मैं आपको बताऊं अभी, अगर आपने यहां पर इसको इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज का मतलब क्या है कि हेलो एल्केन को बना दिया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और इसको बना दिया, तो यहां पर प्रोडक्ट अब ये नहीं मिलने वाला है। देखो चेंज होगा। मैं क्या करता हूं, देखो CH3 मैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड यहां पर बना रहा हूं और ये बना रहा हूं सोडियम मिथॉक्साइड। देखो ये हेलो एल्केन है तो NH देनी चाहिए, बट दिस इज 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो 3 डिग्री हेलो एल्केन प्रिफर्स एलिमिनेशन। यहां पर क्या होगा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं होगी, यहां पर एलिमिनेशन होगा और मेन प्रोडक्ट मिलेगा आपको एल्कीन। देखिए यहां पर मेन प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको? एल्कीन मिल जाएगा। तो इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो याद रखना है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपको केवल 1 डिग्री हेलो एल्केन यूज करनी है। अगर आप 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलो एल्केन यूज करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब 8.4 देखिए, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो दिस इज एल्कोहल और इसकी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये लीजिए दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमें ये पता है कि एल्कोहल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है, तो यहां से निकलेगा OH और H2O निकालने के बाद आपको मिल रहा है ईस्टर। तो दिस रिएक्शन इज सिंपली नोन एज एस्टेरिफिकेशन। तो याद रखना आप, एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस में एल्कोहल का एल्कोहल का H और एसिड का OH यहां पर पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए दिस इज एल्कोहल और इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? दिस इज मीथेन, आपको एल्केन मिल जाएगा। तो whenever alcohol react with Grignard reagent, then main product will be alkane. तो ये थे हमारे पास ए कैटेगरी की टोटल 5 रिएक्शन, इंपोर्टेंट 5 रिएक्शंस थी। इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अभी लास्ट में जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे वहां पे डिस्कस कर लेंगे। अब मेरे पास दूसरी कैटेगरी बनती है, देखो दिस इज बी कैटेगरी, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस RO बॉन्ड। अब देखना जरा, ये एल्कोहल और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है, तो आप यहां देखेंगे कि इट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां इन रिएक्शन में एल्कोहल विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो मैंने सारी रिएक्शन जो इंपोर्टेंट थी वो यहां पर समराइज कर दी है। देखें जरा आप, ये ल्यूकास रिएजेंट है, तो यहां पर फाइनली क्या होता है? देखिए आपको मिलता है RCl प्लस H2O। इस H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और इसी ल्यूकास टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब देखिए एल्कोहल की रिएक्शन हो रही है PCl5 के साथ में, तो PCl5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए फाइनली क्या होने वाला है? देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है R और ऑक्सीजन के बीच का। देखें RCl प्लस HCl और दिस इज POCl3। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम पूछा जाता है, इसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है। बेटा दिस इज फॉस्फोरिल क्लोराइड। क्या है ये? दिस इज फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड। फिर देखिए PCl3 के साथ रिएक्शन है, आप जानते हैं 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे एल्कोहल के। यहां 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल विल बी यूज्ड और आपको मिलेगा 3 RCl प्लस H3PO3। और दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोएल्केन। दिस इज डार्जन मेथड।
दिस इज डार्जन मेथड, और आपको मिल जाएगा यहां RCl, और जो दो साइड प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो दोनों गैस फॉर्म में है, दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट मेथड। ये क्वेश्चन आता है आपके यहाँ, डार्जन मेथड क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि इस रिएक्शन में जो दो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों गैसियस फॉर्म में बनते हैं, तो इसीलिए उनको आसानी से प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो ये मेरे पास रिएक्शन थी बी कैटेगरी की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दिस इज रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल। ये देखिए, रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल, इसमें एल्कोहल का पूरा होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें इंपोर्टेंट 3 रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन मैंने यहां पे लिख दी है। पहला है डिहाइड्रोजिनेशन, नाम से पता चला डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, अगर हम किसी कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, एक्चुअली में उसका ऑक्सीडेशन ही तो कर रहे हैं हम, उसका ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है एक्चुअली में, बट इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है। अब आप देखें जरा, यहां पर मैं एक हाइड्रोजन ये निकाल दूं और एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दूं, तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखिए, मेरे को मिलेगा RCHO, दिस इज एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री एल्कोहल से क्या मिल रहा है डिहाइड्रोजनेशन करने पर? एल्डिहाइड। क्या यूज करा हमने? कॉपर के साथ HTP। अगर मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, देखिए ये रहा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये रहा, तो यहां से निकाल दूंगा, मेरे को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? देखना जरा, फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है कीटोन। तो 2 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। अब आ जाइए 3 डिग्री एल्कोहल पर। 3 डिग्री एल्कोहल के केस में OH और यहां से एक H एलिमिनेशन होता है और आपको फाइनली मिलता है एल्कीन। याद रखिएगा, 3 डिग्री एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन करने पर क्या देता है? एलिमिनेशन देता है। एक्चुअली वहां पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। 1 डिग्री एल्कोहल से क्या मिल रहा है? एल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल से क्या मिल रहा है? कीटोन। और 3 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा आपको? एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये थी मेरे पास पहली रिएक्शन, इसमें हमने डिहाइड्रोजनेशन किया है। देखिए, ये डिहाइड्रोजनेशन किया है। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन से। यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं 2 तरह के, देखिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो एक इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है जिसका नाम है PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। देखो, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, दिस इज RCHO। बहुत ध्यान से देखिए, RCHO। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कीटोन, दिस इज RCOR। अगर 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नेवर पॉसिबल। ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर आ जाऊं तो बेटा 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन मिलेगा, और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल में हमने 2 पढ़ी हैं, डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन। और थर्ड रिएक्शन आती है वेरी इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। और किसकी प्रेजेंस में? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब एक चीज समझिए, यहां पर मेरे पास एक एल्कोहल है इथेनॉल, ठीक है। अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी टेम्परेचर वो ना केल्विन में भी दे देगा, तो 273 प्लस 140 कितना हो गया? देखिए, दिस इज 413 केल्विन। और ऐसे ही यहां पर 273 ऐड कर दीजिए, 443 केल्विन। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 140 है और केल्विन में 413 है, डिग्री सेल्सियस में 170 और केल्विन में 443। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो ये इथेनॉल कंसंट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? देखिए, 140 डिग्री सेल्सियस पर होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में से H2O मॉलिक्यूल निकलता है।
CH3CH2OH, और दूसरा भी लिख दिया मैंने CH3CH2OH। और इन दोनों के साथ जब हमने रिएक्शन कराई तो यहां से आप OH और नीचे से H, तो H2O निकाल देंगे हम यहां से। ये H2O निकलेगा दो मॉलिक्यूल के बीच में से, और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? एक ईथर मिल जाएगा, एक ईथर। तो अगर आप ये कंडीशन फॉलो करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी ईथर। और द नेम रिएक्शन ऑफ दिस इज विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। दिस इज विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। कॉन्टिन्यूअस क्यों बोला है इसको? क्योंकि एज सून एज जितना आप एसिड, जितना आप कंसंट्रेटेड H2SO4 और एल्कोहल प्रोवाइड करोगे, उतनी देर तक ये रिएक्शन लगातार चलती रहती है। अब आ जाइए 170 पर। बेटा यहां होती है इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ये रिएक्शन होती है। इसमें क्या है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से H2O निकाल दीजिए, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको? CH2 और ये CH। एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर हमने C कैटेगरी में रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल में ये डिस्कस कर लिया। हमारे पास लास्ट एक मिसलेनियस रिएक्शन आती है, दिस इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब इसकी मैकेनिज्म नोन नहीं है। एल्कोहल जब भी रिएक्ट करेगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ, इट विल गिव रेड कलर। तो इस तरह से हमने ये एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास A, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। देखिए यहां पर जो मैं आपको बता रहा था कि जनरल फॉर्मूले से हमको कंपाउंड की कैटेगरी पता चलनी चाहिए, तो ये आपको दे रखा है एक जनरल फॉर्मूला C2H6O, और हमें ये पता है कि इट कन्फर्म CnH2n+2O, दैट मीन्स इट इज एल्कोहल। तो हमको ये तो पता चल गया है कि दिस कंपाउंड A इज एन एल्कोहल, ठीक है। और इट ऑक्सीडाइजेस विद क्रोमिक एसिड टू फॉर्म कंपाउंड B। अच्छा देखिए, अब इस A का हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं क्रोमिक एसिड के साथ में, जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये बना रहा है एक कंपाउंड B, ठीक है। अच्छा, B को वार्म किया जा रहा है NaOH के साथ आयोडीन लेकर, तो डेफिनेटली आयोडोफॉर्म रिएक्शन की बात हो रही है, और ये एक येलो पीपीटी देता है C, इट गिव्स येलो पीपीटी, ठीक है। और A की जब हीटिंग की जा रही है, देखें A की हीटिंग की जा रही है 413 केल्विन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो ये कंपाउंड बना रहा है D। और इस ऑन रिएक्शन विद एक्सेस HI, इस D की अगर हम एक्सेस ऑफ HI के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो ये बनाता है E। तो आपको आइडेंटिफाई करना है सभी कंपाउंड्स को। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर ये एल्कोहल है C2H6O, तो 100% इट इज, देखिए CH3CH2OH, क्योंकि 2 कार्बन एटम वाला एल्कोहल यही बनता है, इथेनॉल। अब ये A है हमारे लिए, इसका ऑक्सीडेशन किया हमने क्रोमिक एसिड के साथ में, तो ये बना रहा है CH3CHO, ये बनाएगा एल्डिहाइड, एंड दिस इज B, ठीक है। अब इस B का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, B की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग NaOH के साथ I2 लेकर, दैट मीन्स आयोडोफॉर्म हो रहा है ये। तो आयोडोफॉर्म में ये क्या बनेगा? ये बनेगा CHI3 प्लस HCOONA। देखो, ये वाला पोर्शन तो बन जाता है आयोडोफॉर्म, ये वाला पोर्शन बन जाता है सॉल्ट, तो ये मेरे पास बन गया आयोडोफॉर्म, एंड दिस इज C, ये C बन गया, येलो पीपीटी C बन गया ये। अब देखें, A को जब ट्रीट किया जाता है, A कौन है? एल्कोहल, देखिए CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन 413 केल्विन पर, 413 केल्विन है, इसका मतलब 140 डिग्री सेल्सियस हो गया ये, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ की जा रही है, तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। बेटा आपको मिलने वाला है ईथर, दिस इज डाई इथाइल ईथर, ये बन गया आपके पास D।
और जब इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ एच आई के साथ में की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अब, एक्सेस ऑफ एच आई के साथ में, देखो ये मेरे पास ईथर है, दिस इज ईथर, और जब हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा वहां पर भी। देखिए अगर आप HI के साथ में रिएक्शन कराते हैं, HI एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, अगर आप HI के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो HI एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो ईथर को क्लीवेज करता है। अब यहां पर आपको एक्सेस ऑफ HI यूज करना है, एक्सेस ऑफ HI। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब यह है कि आपको दो HI के मॉलिक्यूल यूज करने, एक H यहां लगाइए, एक I यहां लगाइए, एक H यहां, एक I यहां, तो यहां बीच में से तो H2O निकल जाएगा और ये मिल जाएगा आपको 2 मोल ऑफ आयोडो इथेन। तो ये 5 मार्कर क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2025 में, पिछले साल ही ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, एल्कोहल और ईथर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहां पर। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक एल्कोहल ए रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग ये जानते हैं, देखो एल्कोहल व्हेनेवर रिएक्ट विद सोडियम तो ये बनाता है सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स कंपाउंड बी विच गिव्स टॉलेंस रिएजेंट। अच्छा, जब इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जा रहा है तो एक कंपाउंड दे रहा है बी, ये एल्कोहल है ए, एंड इट गिव्स टॉलेंस रिएजेंट। अच्छा, टॉलेंस टेस्ट ये दे रहा है, टॉलेंस रिएजेंट है, इसका मतलब ये बी क्या होना चाहिए, इट शुड बी एल्डिहाइड होना चाहिए ये। ठीक है, विच गिव्स टॉलेंस टेस्ट, तो इसका मतलब दिस एल्कोहल मस्ट बी 1 डिग्री एल्कोहल। तो आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, बी हो गया एल्डिहाइड। राइट, केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, देखिए मैं ये वाला एल्कोहल ले लेता हूं CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कर दो तो ये मिल जाएगा आपको CH3CH2ONA। अगर आप इसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ तो ये बन जाएगा CH3CHO, और इसकी रिएक्शन करा दें टॉलेंस रिएजेंट के साथ में तो ये मिल जाएगा CH3, और यहां पे सिल्वर मिरर Ag विल गेट प्रेसिपिटेट डाउन, और स्टेट द टाइप ऑफ एल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें हम, इसी तरह का एक क्वेश्चन और आता है कि फिनॉल मोर एसिडिक है देन साइक्लोहेक्सेनॉल। अब देखिए इसके जरा, ये रहा मेरे पास फिनॉल और ये रहा साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, अब मुझे एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है तो सबसे पहला काम H+ निकाल दूं, यहां से एक H+ निकाल दूं। ठीक है, अब H+ निकालने के बाद जो इंटरमीडिएट मिल रहा है आपको यहां, ये मिल रहा है फिनॉक्साइड, और यहां मिल रहा है ये एल्कोक्साइड। यहां पे दिस नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, कम हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो दिस इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। यहां पे उल्टा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, दिस इज लेस स्टेबल। और जो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होते हैं उन्हीं का रिएक्टेंट मोर एसिडिक होता है। दैट मींस दिस फिनॉल इज फाउंड टू बी मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, ब्यूट 1इन और इस ब्यूट 1इन की रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो देखो फाइनली मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और आपको मिल जाएगा ब्यूटेन 2ऑल, और दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, टर्मिनल कार्बन पर OH लगा दीजिए, टर्मिनल कार्बन पर OH, ये बना ब्यूटेन 2ऑल, ये बना ब्यूटेन 1ऑल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। अब हमारे पास आता है इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, दिस इज फिनॉल। अब देखिए
फिनॉल के इंपोर्टेंट कुछ नॉमेनक्लेचर हैं। हमने स्टार्टिंग में अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर डिस्कस किए थे। फिनॉल ऐसे करके इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसका नाम बेटा फिनॉल इतना फेमस है कि आईयूपीएसी ने भी इसको क्या बोल दिया है, दिस इज फिनॉल। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम और आता है, दिस इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को हम क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। देखिए, इसका इंपोर्टेंट कॉमन नेम क्या है, दिस इज ऑर्थोक्रेसोल। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। दिस इज 2 मिथाइल फिनॉल। इसका नाम हो जाएगा मेटाक्रेसोल। दिस इज 3 मिथाइल फिनॉल। दिस इज पैराक्रेसोल। क्या नाम हो जाएगा, 4 मिथाइल फिनॉल। और इसका नाम देखिए, दिस इज 2,1,2,3,4,5,6 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। डाई मिथाइल फिनॉल। ये कुछ इंपोर्टेंट कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम मैं आपको बता रहा हूं। इसे कहते हैं कैटेकॉल। दिस इज कैटेकॉल। आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल। बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसका इंपोर्टेंट कॉमन नेम है रेसरसिनॉल। दिस इज रेसरसिनॉल। और इसका नाम है क्विनॉल। इसका हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम थे। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे इसकी आइसोमेरिज्म पर। फिनॉल की आइसोमेरिज्म पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो मैंने सीधे सीधे लिख दिया। आपको दे रखा है C7H8O। तो एक्चुअली में फिनॉल का डेरिवेटिव पूछा है यहां पर। ये C7 है, एक ऑक्सीजन है, तो कुल मिलाकर ये है, देखिए। और मोनोहाइड्रिक फिनॉल कितने बना सकते हैं वो है। तो एक सिंपल क्या है, ऑर्थोक्रेसोल। आप बना दीजिए मेटाक्रेसोल, मेटाक्रेसोल। और ये बन गया पैराक्रेसोल। अच्छा, आपसे फिनॉल का ही पूछा है। मान लीजिए अगर ये पूछता ऑल पॉसिबल आइसोमर, तो हम ये भी बना सकते थे। देखो, हम इसका एक बेंजाइल एल्कोहल भी बना देते, लेकिन इसने हमसे केवल मोनोहाइड्रिक फिनॉल पूछा है, इसीलिए हम इसको यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। इंपोर्टेंट बात है, समझ में आ रही है आपको। अगर C7H8O है तो बेटा इसका आइसोमर तो ये भी बन सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका भी वही आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्ट्रक्चर ऑफ आईयूपीएसी नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपके पास ये 3 मोनोहाइड्रिक फिनॉल बनते हैं, एल्कोहल आपको नहीं लिखना था यहां। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सीधे सीधे इसकी जीएमपी पर, जीएमपी ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहला आता है मेरे पास डॉस प्रोसेस। तो डॉस प्रोसेस हम लोग जानते हैं, हेलोअरीन जो एनएसआर रिएक्शन बहुत डिफिकल्टी के साथ शो करता है। तो 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यहां पर ये आपको बनाएगा, देखो दिस इज ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। और फर्दर फिर HCl गैस हम लोग इसमें से पास करते हैं, तब ये जाके बनाता है फिनॉल। तब ये बनाता है फिनॉल डॉस प्रोसेस में। सेकंड देखें, बेंजीन कंसंट्रेट NaOH H2SO4। देखो ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये मेरे पास बेंजीन है, इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो देखो यहां से H, यहां से OH, तो आपको मिल जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और फिर इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम लोग NaOH के साथ में, 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ में, तो आपको मिल जाता है फिनॉल। इंपोर्टेंट रिएक्शन है भैया, पढ़ के चलना इसको। थर्ड आती है मेरे पास, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इंपोर्टेंट रिएक्शन ही मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, जो बोर्ड में कई बार जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसे जीएमपी तो फिनॉल की बहुत सारी हैं, हमने अपने जो रेगुलर वीडियोस हैं वहां पे उनको डिस्कस किया है। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो वो जाके देख सकते हैं। तो दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये लीजिए। अगर मैं इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ कर दूं, देन इट विल फॉर्म फिनॉल। याद रखिएगा, वाटर के साथ करने पर फिनॉल बनेगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ कर दी, H3PO2 के साथ, तो आपको मिलेगा बेंजीन। याद रखना, इंपोर्टेंट है ये। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोला जाता है क्यूमीन। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसे क्यूमीन भी बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका करते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाता है क्यूमीन परऑक्साइड। देखिए
ये बन जाएगा क्यूमीन परऑक्साइड। और जब इसको हम लोग वाटर के साथ वॉश कर देंगे तो कुल मिलाकर ये वाला OH बेंजीन से जुड़ जाएगा, फिनॉल बनाएगा, और साइड प्रोडक्ट बनेगा CH3COCH3। याद रखना, इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन से जब हम फिनॉल बनाते हैं तो उसमें साइड प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है एसीटोन, CH3COCH3। चलिए, ये हो गई थी हमारे पास GMP। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाइए। तो फिनॉल सिंपल एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। मतलब विंटर में तो ये फ्रीज हो जाएगा, विंटर सीजन में क्या हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज एल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि देखो, एल्कोहल में जो R है और फिनॉल में जो pH है, ये छोटे साइज का है तो हाइड्रोफोबिक करेक्टर कम होगा, इसका हाइड्रोफोबिक करेक्टर ज्यादा होगा, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल, मॉडरेट सॉल्युबल होता है। हाइग्रोस्कोपिक अगर इसको ओपन छोड़ दें तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कुछ 4 इंपोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं फिनॉल की। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। देखिए, सेकंड इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। देखिए, ये है मेरे पास फिनॉल, और अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूं सोडियम के साथ, देखिए होना सबके साथ वही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड और साइड प्रोडक्ट हाइड्रोजन। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NaOH के साथ तो वही बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, बट यहां बन जाएगा H2O। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, साथ में ये बनेगा H2CO3, ये बनेगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं Na2CO3 के साथ तो आपको यहां पे फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2CO3। तो ये इंपोर्टेंट सेकंड रिएक्शन है। नेक्स्ट आ जाए हम लोग रिएक्शन विद FeCl3। जैसे कि हम जानते हैं कि फिनॉल की रिएक्शन अगर हम FeCl3 के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है वॉयलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट, क्योंकि केवल फिनॉल ही FeCl3 के साथ में वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो एल्कोहल और फिनॉल में अगर डिस्टिंग्विश करना है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। यहां पे होता क्या है, देखिए, ये रहा मेरे पास फिनॉल, ये रहा FeCl3, यहां पर बनता है एक कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स बनता है ये कॉम्प्लेक्स, और इसकी वजह से आता है वॉयलेट कलर। चलिए, नेक्स्ट आया है हम बी कैटेगरी पर, जहां पर रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी रिएक्शन और बताता हूं कि कुछ रिएक्शन में, देखिए, जैसे मैंने फिनॉल की रिएक्शन करा दी अमोनिया के साथ में, तो यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको फाइनल मिलता है एनिलीन, ये मिलता है एनिलीन। और यहां पर आप जिंक क्लोराइड वगैरह, एनाहाइड्रस जिंक क्लोराइड वगैरह यूज करते हैं। ठीक। बी कैटेगरी में है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये। यहां क्या होता है, देखो, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, स्पेशली पर्टिकुलरली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पर जुड़ेगा, ऑर्थो पर या पैरा पर। देखिए, अगर मैं हेलोजिनेशन करता हूं कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, ध्यान से देखिए, तो आपको यहां पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल एक बार जुड़ जाएगा ऑर्थो पर और एक बार जुड़ जाएगा पैरा पर, इस तरह से। और अगर आप वाटर लेके 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, क्योंकि यहां पर वाटर जो एक पोलर सॉल्वेंट है, यहां पर ये 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को यूज करेगा और ये व्हाइट फिनॉल भी कहलाता है, व्हाइट फिनॉल।
तो ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गया कि अगर आप फिनॉल में ब्रोमीन वाटर पास करते हैं तो व्हाइट कलर का ये कंपाउंड बनाता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ सल्फोनेशन, एक बार ऑर्थो पे लगा देंगे और एक बार पैरा पर, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। अब आ जाइए, ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, अगर मैं नाइट्रेशन करता हूं डाइल्यूट HNO3, तो यहां एक बार ऑर्थो पे लगेगा, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बार पैरा पर, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में विच वन इज मोर वॉलेटाइल। तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर ये जो नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन एटम है, ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। देखिए, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहां होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक वीक बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिक्यूलर। तो इस वीक बॉन्डिंग है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब वॉलेटाइल ज्यादा हो गया, ये मोर वॉलेटाइल। यहां पर होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वॉलेटाइल कैसा होगा, लेस वॉलेटाइल, इस तरह से। अच्छा, अब अगर मैंने यहां पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, तो बेटा यहां क्या होता है, यहां तीनों पोजीशन पर, ऑर्थो की दोनों पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, यहां पर बनता है, देखिए दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। अब देखिए, दिस इज राइमर-टाइमन रिएक्शन, दिस इज राइमर-टाइमन्स रिएक्शन। यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप लगा दीजिए, दिस इज सैलिसिलैल्डिहाइड। और लास्ट में आती है मेरे पास, देखिए दिस इज कॉल्वेज रिएक्शन। यहां क्या होने वाला है, देखो, सबसे पहले बना दीजिए सोडियम फिनॉक्साइड, CO2 गैस पास करने पर बना देगा OCOONA, हाइड्रोलाइसिस करने पर बन जाएगा, देखिए दिस इज सैलिसाइलिक एसिड, ये है ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जिंक के साथ रिएक्शन करने पर ये कर देगा, अभी जो बताया मैंने थोड़ी देर पहले, यहां पर इसको रिड्यूस, और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। और लास्ट में आता है ऑक्सीडेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये बना देता है इसको, दिस इज बेंजोक्विनोन, दिस इज बेंजोक्विनोन। तो ये इंपोर्टेंट फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज थी रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखो ये बहुत इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार कि सैलिसाइलिक एसिड की कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं, कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड बनाता है ये, उसको हम लोग देखते हैं। अगर मैं सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन मिथेनॉल के साथ में करता हूं, देखिए मिथेनॉल, देखिए दिस इज एल्कोहल, दिस इज एसिड, तो डेफिनेटली ईस्टर बनेगा। तो यहां पर एक कंपाउंड बनता है, देखिए ये कंपाउंड है मिथाइल सैलिसाइलेट, और मिथाइल सैलिसाइलेट को ही हम कहते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, आयोडेक्स भी कहते हैं इसको, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और अगर इसकी रिएक्शन में कराऊं एसिड क्लोराइड के साथ में, अब देखना जरा ध्यान से, एसिड क्लोराइड है तो इट विल रिएक्ट विद दिस एल्कोहलिक पोर्शन, तो आपको मिलेगा, देखिए दिस इज OCOCH3, और अब इसका नाम होगा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, दिस इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और अगर मैं फिनॉल के साथ में, अच्छा इसका नाम होता है एस्प्रिन, ये वही एस्प्रिन है जो पेन किलर में यूज की जाती है, एस्प्रिन। फिर अगर मैं इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ करा दूं, देखिए तो ये फिनॉल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए, और हमें मिलेगा यहां पर, दिस इज फिनाइल सैलिसाइलेट,
और फिनाइल सैलिसाइलेट को हम लोग कहते हैं सेलॉल। दिस इज कॉल्ड सेलॉल। इसमें से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मिथाइल सैलिसाइलेट वाला, जिसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं। तो ये इंपोर्टेंट कंपाउंड्स था सैलिक एसिड से, जिसको हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम लोग। अब देखिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू डिस्टिंग्विश टाइप की कैटेगरी में ये क्वेश्चन बनता है कि एल्कोहल और फिनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखिए, एल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने का एक तो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर। तो एल्कोहल विल नॉट गिव लिटमस पेपर टेस्ट, फिनॉल विल टर्न द ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर। एक FeCl3 वाला टेस्ट देख लीजिए, एल्कोहल FeCl3 के साथ टेस्ट नहीं देगा, फिनॉल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देगा। एल्कोहल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में रेड कलर देगा, और जबकि फिनॉल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में कोई कलर नहीं देगा। तो ये एल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के 3 मेथड बता दिए मैंने आपको। अब आ जाइए, एल्कोहल में अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो देखिए ल्यूकास मेथड है। ल्यूकास मेथड में 1 डिग्री एल्कोहल नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी। इसके लिए मैंने अलग से डिस्टिंग्विश, हम जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से एक कैटेगरी बनती है डिस्टिंग्विश करने वाली। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, वो जल्दी आएगा, वहां भी देख सकते हैं आप। तो 1 डिग्री एल्कोहल नो टर्बिडिटी, 2 डिग्री एल्कोहल टर्बिडिटी इन मिनट्स, थोड़े देर बाद, और जबकि 3 डिग्री एल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, इमीडिएट। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता है इसमें कि अगर आपके पास 2 एल्केनॉल है, देखिए जैसे ये 2 एल्केनॉल है, अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ हीट करते हैं तो आपको एक येलो कलर का सॉलिड पीपीटी मिलता है, जैसे कहते हैं आयोडोफॉर्म। तो ये 1 एल्केनॉल और 2 एल्केनॉल के बीच में डिस्टिंग्विश करने का बहुत अच्छा मेथड है। जैसे ब्यूटेन वनॉल दिया आपको, दिस इज ब्यूटेन वनॉल, देखो और एक दिया है ब्यूटेन 2ऑल। तो अगर आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना चाहें तो आप इस रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 2 एल्केनॉल वाला पोर्शन जो होगा दैट विल फॉर्म आयोडोफॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिस इज ईथर। ईथर में सबसे पहले अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखिए ये कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड मैंने लिखे हैं आपके सामने। इनका कॉमन नेम बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो इसका नाम है बेटा एनिसॉल, और इसका IUPAC नेम है मिथॉक्सीबेंजीन। दिस इज मिथॉक्सीबेंजीन। इसका नाम है फेनिटॉल, इट्स नेम इज फेनिटॉल, और इसका IUPAC नेम है इथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन। अब आपकी NCERT एग्जाम्पलर में कुछ इनके बॉन्ड एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको समझाने के लिए मैंने यहां बनाए हैं। देखो ये मेरे पास एल्कोहल है, दिस इज फिनॉल एंड दिस इज ईथर। अब आप एक चीज देख रहे हैं, ईथर के केस में ये बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, तो उसका रीजन क्या है? देखिए जैसे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और यहां इसके जो साइड एटम्स हैं दे आर मिथाइल ग्रुप, दे आर बल्की ग्रुप। तो इनकी वजह से यहां पर होता है रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल बन जाता है ऑलमोस्ट 112 डिग्री। अच्छा, यहां पर एक तरफ तो मिथाइल है और एक तरफ है हाइड्रोजन, तो यहां पर रिपल्शन कम है, इस वजह से ये 108 डिग्री है लगभग, और ये है 109 डिग्री, क्योंकि यहां पर एक है फिनाइल ग्रुप, बल्की ग्रुप है। तो यहां पर ये ऑर्डर पूछने को आता है, तो याद रखना एल्कोहल का सबसे कम है उससे ज्यादा फिनॉल, और सबसे ज्यादा ईथर का। अब देखिए जीएमपी की बात करूं मैं, तो ईथर की जीएमपी में विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, तो यहां पर हेलो एल्केन NSR रिएक्शन शो करते हैं, तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल, आपको मिल जाएगा ROR। ऐसे ही कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस की बात करें हम, तो याद रखना हम लोग है ना प्राइमरी एल्कोहल यूज करते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी में वो स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर अपना रोल प्ले करती है, इसीलिए हम यहां केवल प्राइमरी एल्कोहल यूज करते हैं। थर्ड है हेलो एल्केन। देखिए हेलो एल्केन से बनाने के लिए आप यहां पे यूज करिए मॉइस्ट Ag2O, सॉरी मॉइस्ट नहीं, मॉइस्ट करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, आपको यूज करना है Ag2O ड्राई फॉर्म में। तो यहां पर
ये बन जाएगा ROR। तो इंपोर्टेंट 3 मेथड्स हैं ईथर को बनाने के। हेलो एल्केन से बनाने की 2 हो गए, देखो, एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस और दूसरा हो गया ये ड्राई Ag2O यूज करना है आपको, और ये हो गया विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। अच्छा देखिए, अगर मैं एरोमेटिक ईथर बनाना चाहता हूं तो अगर मान लीजिए मैंने ये वाली रिएक्शन लिख दी तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हेलोअरीन डू नॉट शो NSR या हेलोअरीन शोज NSR विद डिफिकल्टी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये रिएक्शन हो जाएगी और आपको मिल जाएगा ये एल्कोक्सी बेंजीन। ये एल्कोक्सी बेंजीन मिल जाएगा, क्योंकि लिमिटेशन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस की कि हम हेलो एल्केन यूज करेंगे और वो भी 1 डिग्री के हेलो एल्केन यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो, फर्स्ट मेंबर जो है इसका वो गैस फॉर्म में है और सेकंड थर्ड मेंबर जो है इसके वो लिक्विड फॉर्म में, वॉलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में। याद रखना, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्कोहल से बहुत कम होता है, क्योंकि एल्कोहल में तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बट ईथर में वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। देखिए, जैसे ये ईथर है तो ये दूसरे ईथर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन ईथर के केस में इस तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसीलिए दे आर वॉलेटाइल, मोर वॉलेटाइल देन एल्कोहल। ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? देखिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ जाता है लाइक दिस, और इस वजह से ये दे आर सॉल्युबल इन वाटर लाइक एल्कोहल। तो देखना, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है एल्कोहल से, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है वाटर के साथ। ठीक, लेकिन अगर मैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है अपने ही मॉलिक्यूल के साथ। सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर पा रहे हैं, इसीलिए एल्कोहल जितना सॉल्युबल है पानी में, लगभग उतना ही ईथर सॉल्युबल है पानी में। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों है। देखिए, प्रोपेनॉल क्या हो गया? एक हाइड्रोकार्बन। देखो, मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रोपेनॉल है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे कहते हैं वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल्स फोर्स। और ईथर के केस में जो लग रहा है, देखो, सॉरी, एल्कोहल के केस में जो लग रहा है, देखिए, एल्कोहल के केस में वांडरवाल फोर्स तो लग ही रहा है, साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगती है। इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से कई गुना ज्यादा होता है। ऐसे ही अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो एल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि हाइड्रोकार्बन के केस में ऐसी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ नहीं होती है। देखिए, वाटर में कोई कोवलेंट कंपाउंड तभी घुल सकता है जब वो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा हो। चलिए, अच्छा, मैं अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का एक ऑर्डर बताऊं तो देखिए, वो ऑर्डर कुछ ऐसा है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है ईथर का, ईथर से ज्यादा है एल्डिहाइड कीटोन का, और सॉरी, इसमें भी अलग कर दूं, एल्डिहाइड से ज्यादा है कीटोन का कीटोन से ज्यादा है अमाइंस का, और अमाइन से ज्यादा है एल्कोहल का, और सबसे ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये ऑर्डर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, अगर ईथर की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बनती है रिएक्शन विद HX, हेलोजन एसिड। इसमें याद रखें, HBr और HI होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और HF और HCl होते हैं वीक एसिड। अब एक चीज बता दूं आपको, जब भी कोई ईथर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ईथर का होता है क्लीवेज, और जब भी कोई ईथर वीक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां बनता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। अभी हम लोग एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। और कोल्ड स्टेट में केवल एक मॉलिक्यूल, 1HX मॉलिक्यूल यूज होता है, 1HX मॉलिक्यूल। देखिए, जैसे मान लो मेरे पास एक ईथर है CH3O CH3, सिमेट्रिकल ईथर है, और मैंने लिख दिया यहां पर
HI, दिस इज कोल्ड स्टेट। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये तो सिमेट्रिकल ईथर है, मान लीजिए मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो एक तरफ आ गया नेगेटिव, एक तरफ आ गया पॉजिटिव, तो मैं यहां पर बना दूंगा CH3OH प्लस CH3I। सिमेट्रिकल ईथर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, मान लीजिए ऐसे है ये, अगर ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो अब पर्टिकुलरली हम लोग एक चीज देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ देता हूं तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज स्टेबल, मोर स्टेबल। तो यहां पर इस कार्बोकैटायन को बनाएंगे और यहां पर आयोडीन लग जाएगा, बाकी का आ जाएगा CH3OH। ऐसे ही मान लो, अच्छा मैं आपको एक बॉक्स रूल बताता हूं यहां पर, अगर इंटरमीडिएट जो बन रहा है कार्बोकैटायन वो या तो है बेंजाइल, तो ठीक है तो बनाएंगे उसको, या है एलाइल, बनाएंगे उसको, और या है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तब तो इनको बनाते हैं। अगर इंटरमीडिएट इन तीनों में से नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, देखो तो फिर क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये एक ईथर है और मैंने ले दिया यहां पर HI कोल्ड स्टेट। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो ये बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या 1 डिग्री कार्बोकैटायन इस बॉक्स में आ रहा था? नहीं। तो अगर कार्बोकैटायन जो बन रहा है दोनों में से कोई भी कार्बोकैटायन बॉक्स वाला नहीं है, तो आप छोटे वाले कार्बोकैटायन को बना दीजिए। तो यहां पर देखो ये बन गया CH3CH2O, नेगेटिव आएगा तो इस पर H जोड़ दीजिए, और CH3 पे पॉजिटिव आएगा तो इस पर I जोड़ दीजिए। तो ये बॉक्स रूल बड़ी हेल्प करता है हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, देखो मेरे पास है एक, ये क्वेश्चन तो बोर्ड में कई बार आ चुका है, ये है मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, और ये है इथॉक्सी बेंजीन, और मुझे इनकी रिएक्शन करनी है HI के साथ में कोल्ड स्टेट में, ये भी HI के साथ कोल्ड स्टेट, मतलब मुझे ईथर को तोड़ना है। अगर मैं देखो ईथर को ऐसे तोड़ता हूं तो फिनाइल कार्बोकैटायन बन रहा है, क्या बॉक्स में आ रहा है ये? नहीं। अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो मिथाइल कार्बोकैटायन है, बॉक्स में आ रहा है? नहीं। तो आप छोटे वाले कार्बोकैटायन को तोड़ दीजिए, तो आपको मिल जाएगा, देखना CH3I प्लस, और ये बन जाएगा फिनॉल। ऐसे यहां देखो इसको ब्रेक करेंगे हम, क्योंकि यहां तो फिनाइल कार्बोकैटायन बनेगा, तो आपको यहां मिल गया दोबारा से फिनॉल, और ये मिल गया आपको, अच्छा इसको C2H5 कर देते हैं, और ये मिल जाएगा C2H5I। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन, मिथॉक्सी बेंजीन और इथॉक्सी बेंजीन वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक ईथर है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पर। तो यहां आप देखिए एक बार ऑर्थो पर जोड़ दीजिए, एक बार पैरा पर जोड़ दीजिए, और एक बार पैरा पर जोड़ दीजिए। लाइक दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये लीजिए, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दीजिए, एक बार पैरा पर। दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन COR। ये दिस इज नाइट्रेशन, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दीजिए, एक बार पैरा पर जोड़ दीजिए। तो इस तरह से हमने एल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे और कुछ क्वेश्चंस थे, दैट वी हैव ऑल डिस्कस्ड। इसके अलावा अब आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और एल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन लग जाते हैं अच्छी बात है, नहीं लग रहा है दोबारा से वीडियो को देखिए, और अगर आपका कोई सजेशन बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।